बिहार ज्ञान चक्षु में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित भाषा शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, पैडागोजी का अर्थ है शिक्षण शास्त्र। दूसरा शिक्षण प्रक्रिया, तीसरा अधिगम प्रक्रिया, चौथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आप जानते हैं पैडागोजी का अर्थ है शिक्षण शास्त्र। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण शास्त्र। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन 1 गौण, ऑप्शन 2 न्यूनतम, ऑप्शन 3 महत्वहीन, ऑप्शन 4 छात्र के सहयोगी के रूप में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 छात्र के सहयोगी रूप में। पहले के पाठ्यक्रम जो है पूरी तरह शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन आज के नवाचार में, नए शिक्षण प्रक्रिया में, नई शिक्षा नीति में पूरी शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है। अगला प्रश्न के रूप में आप देखेंगे, सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन नंबर 1 कक्ष शिक्षण में, नंबर 2 मूल्य शिक्षण में, नंबर 3 ज्ञान के विकास में, नंबर 4 शैक्षिक गुणों के विकास में। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, कक्ष शिक्षण में। 1 नंबर ऑप्शन है कक्ष शिक्षण में, यही हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न में भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत संबंधित है। व्याकरण के संपूर्ण नियमों से, भाषाई कौशलों के शिक्षण से, ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों, ऑप्शन 4 कविता शिक्षण से। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो भाषा शिक्षण में व्यापकता का जो सिद्धांत है वो व्याकरण के संपूर्ण नियमों से भी है और भाषाई कौशलों के शिक्षण से है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के रूप में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। नंबर 1 शिक्षक से, नंबर 2 छात्र से, नंबर 3 कक्षा के वातावरण से, नंबर 4 गतिविधियों से। हमारा जो प्रश्न है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण माने प्रेजेंटेशन पूरी तरह जो है शिक्षक पर आधारित होगा, शिक्षक से संबंधित होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षक से। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का जो संबंध है वो मुख्य रूप से होगा शिक्षक से संबंधित होगा। शिक्षक ही प्रस्तुतिकरण का जो है माने पूरा दारोमदार रहता है शिक्षक पर ही। नंबर 6 कार्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण, नंबर 1 परिस्थितियाँ, नंबर 2 अनुभव, नंबर 3 वातावरण, नंबर 4 वंशानुक्रम। तो कोल्विन ने कहा था कि अधिगमकर्ता के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसका कारण होगा उसका अनुभव। तो हमारा सही उत्तर होगा अनुभव, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है ऑप्शन 1 स्किनर का, ऑप्शन 2 गिलफोर्ड का, ऑप्शन 3 कार्विन का, ऑप्शन 4 फ्लाइट का। तो ये जो सीखना जो है क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। माने व्यवहार में धीरे धीरे जो है एक के बाद एक समय के साथ सामंजस्य की जो प्रक्रिया है ये कहा था स्किनर ने। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, स्किनर के साथ। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ये किसने कहा था, स्किनर ने। हमारा ऑप्शन 1 सही है, हम उत्तर गया स्किनर के साथ। अगला प्रश्न में हम देखेंगे, अगला प्रश्न सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतः संबंधित है। सकारात्मक रूप में
नकारात्मक रूप में, धनात्मक रूप में, दोनों। सीखना एवं उपलब्धि जो है वो हमारा सकारात्मक रूप में भी है और नकारात्मक रूप में भी है। देखिए, आप अच्छा भी सीख सकते हैं और गलत भी सीख सकते हैं, तो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा, वो उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ऑप्शन नंबर 4 है दोनों, हमारा उत्तर सही होगा दोनों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 9, सीखने के परिणाम में प्राप्त होते हैं ज्ञान, व्यवहार, कौशल, उपलब्धि। सीखने के परिणाम स्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? उपलब्धि। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उपलब्धि। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है, सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है। नंबर 1 घनिष्ठ रूप में, नंबर 2 सामान्य रूप में, नंबर 3 असामान्य रूप में, नंबर 4 कोई संबंध नहीं है। तो सीखना और उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है घनिष्ठ रूप में। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, घनिष्ठ रूप में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, किंगक्सले एवं गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन दोष का कारण। व्यवहार परिवर्तन दोष का कारण। व्यवहार परिवर्तन में दोष का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ मानव मूल्य, दूसरा है अनुभव, तीसरा है परिस्थितियाँ और चौथा है अभ्यास तथा प्रशिक्षण। तो देखिए, व्यवहार परिवर्तन में जो दोष का कारण है वो हो जाएगा अभ्यास तथा प्रशिक्षण। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, अभ्यास तथा प्रशिक्षण। यही जो है व्यवहार परिवर्तन में दोष का कारण है। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रतिचारों के सही चुनाव करने पर अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 सकारात्मक रूप में, धनात्मक रूप में, तीसरा ऋणात्मक रूप में, चौथा दोनों। तो देखिए, अगर हम प्रतिचारों का सही चुनाव करेंगे तो हमारा जो अधिगम प्रक्रिया होगा वो क्या होगा? सकारात्मक रूप में भी होगा और धनात्मक रूप में भी होगा। ये हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोनों के साथ। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोनों के साथ। ये जो है प्रभाव के नियम का है, जिसका जो है प्रतिपादता थार्नडाइक, उसने कहा था अगर सही प्रतिचारों का चुनाव करेंगे तो हमारा जो प्रक्रिया होगा, अधिगम की प्रक्रिया, वो क्या होगा? सकारात्मक होगा और धनात्मक होगा। थार्नडाइक ने प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर अधिगम प्रक्रिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सफल, ऑप्शन नंबर 2 सफलता के समीप, ऑप्शन नंबर 3 असफलता के समीप, ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण सफल। तो देखिए, जब अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो अधिगम को शून्य माना जाता है, शून्य। ये पूर्णतः असफल होगा, पूर्णतः जो है असफल हो जाएगा। अगर हमारा जो है उपलब्धि नहीं होने पर, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा जो है पूर्णतः शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है लगभग सही होगा, असफलता के समीप। असफल ही समझा जाए, पूर्णतः असफल होगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति अगर ना होने पर अधिगम क्या माना गया? शून्य माना गया। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, पूर्णतः असफल। प्रश्न नंबर 14, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संयोग होता है सुखद, दूसरा ऑप्शन दुखद, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन उदासीन। तो प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक व अनुक्रिया का जो संयोग होगा वो सुखद भी होगा, दुखद भी होगा। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, दोनों। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा दोनों। हमारा उत्तर होगा सुखद एवं दुखद दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के नियम प्रमुख रूप से हैं। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 2 और ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो सीखने का जो नियम है जो थार्नडाइक के अनुसार वो 3 है। क्या क्या है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम,
तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये प्रभाव के 3 नियम हैं। प्रभाव के नियम, सीखने का 3 नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो हमारा उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर 2 के साथ 3। ये जो है इसका प्रतिपादक था थार्नडाइक। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। नंबर 1 बाल केंद्रीयकरण पर, शिक्षक केंद्रीयकरण पर, तीसरा प्रयोग पर, चौथा गतिविधियों पर। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भाषा शिक्षण की सारी प्रक्रिया हैं, पाठ्यक्रम हो या वर्ग कक्ष में, सभी बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंट्राइज्ड होती है। पहले के जो है नियमों के अनुसार वो शिक्षक केंद्रित होता था, लेकिन आजकल के जो नई शिक्षा नीति है उनके अनुसार जो है वो बालीय केंद्रीयकरण होगा। भाषा शिक्षण की चुनाव की जाने वाली जो शिक्षण विधि क्या होगी, वो बाल केंद्रित होगी। तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, बाल केंद्रीयकरण पर। प्रश्न नंबर 17, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। ऐसे तो शिक्षक के द्वारा श्रवण, वाचन, पठन, लेखन सभी कौशल का जो है विकास किया जाता है, लेकिन इसमें से मुख्य होगा श्रवण कौशल का, माने बोलने का, सुनने का जो कौशल। देखिए, तो हमारा जो उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ श्रवण कौशल का जो है मुख्य रूप से विकास किया जाता है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को। प्रश्न नंबर 18 है, मानक भाषा का संबंध है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से, दूसरा ऑप्शन सामान्य भाषा से, नंबर 3 स्थानीय भाषा से, नंबर 4 क्षेत्रीय भाषा से। तो मानक भाषा का जो संबंध होगा वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से होगा। मानक भाषा क्या होगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से होगा। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का संबंध है। विराम का चिन्ह का उचित माने जो उचित पर्याप्त प्रयोग होगा उसका संबंध किससे है, श्रवण से, लेखन से, वचन से या व्याकरण से। तो व्याकरण में ही जो है विराम चिन्हों का जो उचित प्रयोग सिखाया जाता है। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, व्याकरण से। अंतिम और 20वां प्रश्न है, व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा लगती है। ऑप्शन नंबर 1 कर्णप्रिय, कर्णकटु, सुंदर, प्रभावशाली। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्णकटु के साथ, कर्णकटु के साथ। अगर हम व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो वो कर्णप्रिय लगेगा, सुंदर होगा, प्रभावशाली होगा। अगर व्याकरण का प्रयोग नहीं होगा तो वो कर्णकटी होगा। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आपसे आग्रह है हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।